नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत एक बेहद चिंताजनक खबर से है। इस खबर पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और एहतियातन कदम उठाए हैं। हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वकीलों को बड़ी छूट दे दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिवक्ताओं को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की अनुमति दे दी है। अब उनको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोर्ट में जिरह कर सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। CJI कहते हैं कि अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर वकील अदालत के सामने वर्चुअली रूप से पेश होना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। वे हाइब्रिड मोड में भी काम अब कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 4,435 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये पिछले 163 दिनों का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या 23,091 पहुंच गई है। एक्टिव केस का मतलब ऐसे मरीज जिनका भी इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 15 लोगों ने कोविड से जान गंवा दी। इनमें 4 केरल, 4 महाराष्ट्र से हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पांडुचेरी, राजस्थान में एक आदमी की कोविड से मौत हुई है। अब तक संक्रमण के चलते कुल 5,30,916 मौतें हमारे देश में हो चुकी हैं। आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 4 दिन के अंदर ही मौत की रफ्तार 200% बढ़ गई है। इसी बीच 40 लोगों ने जान गंवाई है। 1 अप्रैल को 5 लोगों की मौत हुई थी, 2 अप्रैल को 11, 3 अप्रैल को 9 और 4 अप्रैल को 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फोर्ब्स ने दुनिया भर के अमीरों की सूची जारी की है। भारत के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े रईस, सबसे बड़े अमीर बनकर उभरे हैं। फोर्ब्स ने 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है। इसके मुताबिक हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के कारण भारी नुकसान झेलने वाले गौतम अडानी अब 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म के रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले $126 अरब की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे। हालिया रिच लिस्ट की आंकड़ों की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के टॉप जो 25 अरबपति हैं उनकी कुल संपत्ति में इस साल गिरावट, सभी की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज अपने सर पर पहनने वाले मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। भारतीय उद्योगपति की कुल नेटवर्थ $83.4 अरब है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि बीते साल 2022 में ही अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 अरब से अधिक की आय हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी थी। नई लिस्ट के अनुसार सूची में मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव मॉलवर, गूगल के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और डेल टेक्नोलॉजीज के माइकल डेल से ऊपर बने हुए हैं। अंबानी पिछले साल लिस्ट में $90.7 अरब की अनुमानित संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर थे। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अंबानी ने अपने जो बच्चे हैं तीनों, ईशा, आकाश और अनंत, को रिलायंस ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंप रखी हैं। मुकेश और नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी ग्रुप के टेलीकॉम बिजनेस के डायरेक्टर हैं। ईशा अंबानी रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं और अनंत अंबानी के कंधों पर न्यू एनर्जी वेंचर्स का सारा दारोमदार है, जिम्मेदारी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के टॉप के 3 अरबपतियों में पिछले साल गौतम अडानी शामिल थे, लेकिन अब वो लगातार खिसकते जा रहे हैं। अडानी की कुल संपत्ति अब $47.2 है और ये उस लिस्ट में अरबपतियों की सूची में 24वें नंबर पर हैं। हालांकि भारत की बात करें तो मुकेश अंबानी के बाद वो अभी भी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भारत के लिहाज से, भारत की दृष्टि से हैं। नई लिस्ट में जो IT दिग्गज HCL के शिव नाडर $25.6 अरब की नेटवर्थ के साथ भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चौथे स्थान पर वैक्सीन किंग के रूप में पहचाने जाने वाले साइरस पूनावाला हैं।
5वें नंबर पर स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल हैं। 6ठे नंबर पर ओपी जिंदल समूह की सावित्री जिंदल हैं। 7वें नंबर पर सन फार्मा के दिलीप संघवी और 8वें नंबर पर डी मार्ट के राधा कृष्ण दमानी हैं। 9वें नंबर पर कुमार मंगलम बिरला और 10वें नंबर पर उदय कोटक अभी भी बने हुए हैं। ये भारत और विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में एक जानकारी हमने आपको दी है। भारत के विपक्षी नेताओं और दलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका खारिज की और विपक्ष को उसकी हैसियत, उसकी स्थिति भी बताने का काम किया। दरअसल विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार पर हमला था और सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक्शन लेने की मांग की गई थी। ये मांग भारत के 14 विपक्षी दलों ने मिलकर की थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया है। 14 विपक्षी दलों की एक मिलकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जरिए आरोप था कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। 14 विपक्षी दलों ने, उनके नेताओं ने इस याचिका के माध्यम से मांग की थी कि ये तत्काल प्रभाव से रोका जाए, केंद्र सरकार को इस बारे में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया है और विपक्षी दलों को इस याचिका को वापस लेना पड़ा है। कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते, इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई करना संभव नहीं है। वैसे विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि 885 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई थी, सजा सिर्फ 23 मामलों में हुई है। ऐसे में 2004 से 2014 तक लगभग आधी अधूरी जांच ही हुई हैं। ये भी तर्क दिया गया विपक्षी दलों के वकील की तरफ से कि 2014 से 22 तक ईडी के लिए 121 राजनेताओं की जांच की गई, उनमें से 95 विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। इस पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह 1 या 2 पीड़ित व्यक्तियों की दलील नहीं है, ये 14 राजनीतिक दलों की याचिका है, दलील है। इसमें आंकड़ों के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। क्या इस तरह किसी नेताओं को जांच में छूट दी जानी चाहिए? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेष अधिकार है? आखिर राजनेता भी तो देश के ही नागरिक हैं। कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि 7 साल तक की सज़ा के मामले में अगर शर्तों का हनन नहीं हो रहा हो तो गिरफ्तारी ना हो, अगर चाइल्ड अब्यूज़ या रेप जैसा मामला ना हो तो गिरफ्तारी ना हो। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? अगर ये करना भी है तो ये विधायकी का काम है। राजनेताओं के लिए इस देश में अलग से दिशा निर्देश या गिरफ्तारी के कानून नहीं बनाए जा सकते। ये विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एक जानकारी और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कल हनुमान जन्मोत्सव है। इसको लेकर भारत के गृह मंत्रालय ने एक विशेष दिशा निर्देश, एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को लेकर विशेष सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा गया है, सतर्क रहने को कहा गया है। इसका अमल सभी राज्यों को करना होगा। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की। इसमें 13 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गाजियाबाद के लिए भी एक बड़ी सौगात है। यहाँ 547 करोड़ की अमृत 2 योजना से सीवेज प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। गाजियाबाद के 10 वार्ड इससे लाभान्वित हो गए, जिनमें गगन विहार, भोपुरा, राजीव कॉलोनी, अर्थला, संजय कॉलोनी, करेड़ा, पसोंडा, गरिमा गार्डन और मौसम विहार। 68 MLT का एसटीपी बनेगा। 67,000 घरों को सीवरेज का कनेक्शन दिया जाएगा। पूर्व IAS अधिकारी अजय शंकर पांडे गाजियाबाद के DM भी रहे थे। अब उन्होंने एक किताब लिखी है, जिस किताब का आज हिंदी भवन में विमोचन किया गया। विमोचन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि विमोचन करने वालों में योग गुरु पवन सिन्हा के साथ रिटायर्ड सफाई कर्मचारी सोमपाल और दयावती भी मौजूद रहे। ये किताब सफाई कर्मियों के उनके अपने अनुभव को लेकर लिखी गई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रहे डॉक्टर अजय शंकर पांडे की लिखी किताब का योग गुरु पवन सिन्हा ने विमोचन किया।
उनके साथ सेवानिवृत्त सफाई कर्मी सोमपाल और दयावती भी मौजूद रहे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि ये शायद पहली बार है कि किसी वीवीआईपी की किताब का विमोचन सफाई कर्मियों के माध्यम से कराया जाए, लेकिन शायद जिस विषय को लेकर किताब लिखी गई है उसके लिहाज से ये ज़रूरी भी था। इसलिए एक अनूठा जो आज प्रयोग किया गया कि उन्हें ही इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया, ये अनुकरणीय है, मेरे जीवन के लिए बहुत अनुकरणीय है। हम लोग जिस परंपरा से आते हैं, हमको हमारी सफाई की आदत डालनी होती है। हमें अपना कक्ष, अपना बिस्तर साफ करना है। उठते ही हमारा पहला कार्य अपने स्वयं को देखकर प्रभु को नमन करके, और जो पहला कार्य होता है वो अपना बिस्तर लगाना होता है। उसकी सफाई के बाद फिर हम कक्ष की सफाई करते हैं, व्यायाम आदि कुछ करा के, योग अभ्यास जो भी करना है वो करके फिर हम बाकी दिन प्रारंभ करते हैं। अजय शंकर पांडे गाजियाबाद के जिलाधिकारी रहे थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और समाज सेवा करने लगे। उन्होंने किताब लिखी नरक से नगर की ओर, जिसका विमोचन योग गुरु पवन सिन्हा और रिटायर्ड सफाई कर्मी सोमपाल और दयावती ने किया। गांधीवादी प्रयोगों पर आधारित ये पुस्तक जन कल्याण के कार्यों पर आधारित प्रसंगों पर लिखी गई है। ये पुस्तक डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभव और घटनाओं से संजोई है। देखिए, ये जो पुस्तक है वो नगरीय निकाय व्यवस्था के यथार्थ चित्रण को लेकर के लिखी गई है, और नगरीय निकायों में जो कार्य होता है वो नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवनचर्या से जुड़ा हुआ होता है। उनकी समस्याओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने बताया कि पुस्तक 2012 में लिखी जा चुकी थी, लेकिन विमोचन अब किया गया है। ये किताब उनके कार्यकाल के दौरान सफाई संबंधित प्रसंगों पर आधारित है। ये पुस्तक का जो विमोचन हमने अपने सफाई कर्मियों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि जो कार्य ये कर रहे हैं इसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। हमने जैसे अभी अपने उद्बोधन में भी बताया है कि महात्मा गांधी जी का ये जीवन था कि वो प्रतिदिन मलिन बस्तियों में जाकर के सफाई का कार्य करते थे। वही एक संदेश है कि सफाई कर्मी अगर कोई सफाई का कार्य कर रहा है तो कोई छोटा कार्य नहीं कर रहा है, या उसका केवल दायित्व नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े उपकार का कार्य कर। कार्यक्रम में योग गुरु पवन सिन्हा के साथ सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल, RW के प्रेसिडेंट कर्नल TP त्यागी, यशोदा अस्पताल के MD डॉक्टर PN अरोड़ा, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन राकेश गर्ग, पुस्तक के प्रकाशक विनोद शुक्ला, युग करवट के एडिटर इन चीफ सलावत मियाँ, वरिष्ठ पत्रकार और कवि राज कौशिक सहित शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गाजियाबाद में रहे। सबसे पहले वो होटल वेस्टव्यू पहुंचे। यहाँ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर की समस्याओं से उनको अवगत कराया। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में भाजपा नेताओं ने ही डिप्टी CM को बताया कि पुलिस कमिश्नर बनने के बाद अपराधों में कमी नहीं आई है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा उत्पीड़न बढ़ गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने होटल वेस्टव्यू में भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में करीब 10 मंडल अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। भोपुरा मंडल अध्यक्ष कुलदीप कसाना ने तुलसी निकेतन के जर्जर भवनों का मामला उठाकर उनके पुनर्निर्माण की मांग की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री को बताया गया कि कमिश्नर व्यवस्था लागू होने के बाद गाजियाबाद में अपराधों की कमी में कोई फर्क नहीं आया है। पुलिस की चालान करने की व्यवस्था से नागरिक परेशान है। यहाँ हर घर जल योजना की बात भी उठाई गई और कहा गया कि गाजियाबाद में पीने के पानी की कमी है। कुछ लोगों ने हिंडन पार्क क्षेत्र में RTO उप कार्यालय खोलने की मांग भी की। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नगर निगम और फिर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी कार्यकर्ता मजबूती से जुट जाएं। इस कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र और जिलाधिकारी RK सिंह ने उनका स्वागत किया। बैठक में डिप्टी CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की और जिले में विभिन्न विभागों की चल रही योजनाओं की प्रगति जानी। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बुके देकर DM RK सिंह ने उनका स्वागत किया।
पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी डिप्टी सीएम का स्वागत किया। उन्होंने उद्योग बंधु की अब तक हुई बैठक का विवरण लिया। निवेश मित्र पोर्टल पंजीकृत आवेदनों का भी विवरण लिया। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, महिला पेंशन, विधवा दिव्यांगजन पेंशन, सामूहिक विवाह योजना, छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, श्रमिकों का वितरण, पशुपालन, गेहूं, धान क्रय, बीज की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, जिला तहसील मुख्यालय को 4 लेन व 2 लेन से जोड़ना, आईजीएस, थाना दिवस, ब्लॉक दिवस, तहसील दिवस, निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं को समय से पूरा किया जाए और हर योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुँच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से वार्ता भी की। उन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, उनकी उपलब्धियों का व्याख्यान दिया, बताया, कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा भी किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता भी की। इसमें उन्होंने कहा कि संगठन के साथ हुई बैठक में सबसे ज़्यादा समस्याएं पुलिस से संबंधित आई हैं। इस बारे में अधिकारियों से वार्ता कर निर्देश दिए गए हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की समस्या प्रमुखता से सुने और उनका समाधान भी करें। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि माफिया को छोड़ेंगे नहीं और गरीब को छेड़ेंगे नहीं। किसी गरीब का कोई अवैध कब्जा होगा तो उसे वैकल्पिक प्रबंध करेंगे, लेकिन कोई गुंडा अपराधी माफिया अगर अवैध कब्जा किया है तो उसको खाली कराने का काम भी करेंगे। यहाँ कुछ राशन की दुकानों की जांच की भी बात कही गई थी, उसके लिए भी कहा गया है, क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में फिर कमल खिलेगा और जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पहले की सरकारों के मुकाबले वर्तमान में यूपी में कानून व्यवस्था अधिक बेहतर है। पिछले 6 वर्षों की यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर विजयी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। घंटाघर रामलीला मैदान गाजियाबाद में कश्यप जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने घंटाघर रामलीला मैदान में अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने यहां कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया। दावा किया गया है कि इस आयोजन में कई प्रदेशों से हजारों लोगों ने भाग लिया। इसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य का भाषण कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ही केंद्रित रहा। अब वह खत्म हो गई है और जिन भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती के इस समारोह में हम सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, ऐसे भगवान महर्षि कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जो काश्मीर है वो भगवान महर्षि कश्यप जी के नाम से ही बना है, यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। गाजियाबाद में कबीरनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में सरिता नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में मृतक का सरिता के पति ने रविंद्र यादव नाम के एक आदमी को नामजद कराया था। उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया। घटना के 10 साल बाद उसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आज जो है क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। एक जो है हत्या के मामले में जो है कबीरनगर थाने से जो है वांछित अभियुक्त चल रहा था, जिसमें मुकदमा जो है कबीरनगर थाने में 2010 में लिखा गया था और 10 साल से ये अभियुक्त जो है वांछित अभियुक्त फरार चल रहा था
और पूर्व में काफ़ी प्रयास हुआ, कई टीमें गठित हुई, लेकिन अब तक जो है सफलता हासिल नहीं हुई थी। उक्त वांछित अभियुक्त पे जो है 50,000 का जो है इनाम घोषित किया गया था और इसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम काफ़ी दिन से लगी हुई थी और आज जाके इसको सफलता मिली है। फिरोजाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां 9 किलोग्राम चरस पकड़ी गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक नेपाली तस्कर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी वहां के एसपी देहात रणविजय सिंह ने दी। गैंग है जिसके 4 मेंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा है, इसमें हमारे जनपद फिरोजाबाद की एसओजी टीम और सीओ सिरसागंज की टीम, एसएचओ सिरसागंज, इन सब लोगों ने मिलकर के इस गैंग को पकड़ा है। ये गैंग इंटरनेशनल गैंग है जिसमें एक सदस्य नेपाल का रहने वाला है और ये बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है उसके रास्ते ये लोग वहाँ से चरस लेकर और पूरे इस एनसीआर के जो गैंग्स हैं, मेन गैंग्स, वहाँ पर सबको देते थे और सप्लाई करते थे। तो आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा था ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। नमस्कार।